क्या उसमें CGST है, क्या SGST है, क्या IGST है, क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो बस उसी के लिए प्रयास किया गया है। 2 पार्ट में सेशन को रखा है। आपके जितने भी क्वेरीज होंगे उसको एक सेपरेट सेशन में रखा है। पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिक चीज़ें फ्लो कैसे करता है GST का, वो आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद हम आपकी जो भी क्वेरी होगी उस क्वेरी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि GST में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे होती है। तो सबसे पहले आप लेके चलिए कि इस GST से पहले हमारा वैट हुआ करता था, और वैट में ना मल्टीपल ड्यूटी लगती थी हर एक जगह पे, जो कि दिक्कत देती थी। इनको बदलने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने GST दिया। GST कहने को GST है, बस इसके अंदर 3 टाइप का टैक्स होता है, वो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, पहले समझते हैं इंडिया का फेडरल सिस्टम जो है, स्टेट और सेंट्रल दोनों अलग अलग है, ठीक है। जिसके कारण से हर एक स्टेट, लाइक जैसे अभी हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली स्टेट अपने लिए कुछ ड्यूटी कलेक्ट करती है। वैट है, CST है, ये सब चीज़ें पहले वैट के टाइम में कलेक्ट होती थी। तो GST को 2 भाग में बांट दिया गया। हर एक स्टेट अपने रेवेन्यू के लिए जो आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी वो स्टेट GST में कहा जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड SGST, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल का शेयर होता है, भारत सरकार के जो खर्चा है वो आप स्टेट से कलेक्ट करता है, और उस चीज़ के लिए उन्होंने अपना एक सेपरेट पार्ट रखा, CGST, फुल फॉर्म है सेंट्रल GST, ठीक है। तो कोई भी GST जो आप समझते हैं वो GST 2 पार्ट में हमेशा होता है, CGST, SGST, ठीक है। रेट अलग अलग किसी का भी हो सकता है। रेट अभी तक जो डिफाइंड है 5%, 12%, 18% और 28%। आप लोग रेशियो रहिए, जो 28% है वो लग्जरी गुड्स के लिए है। हमारी किसी भी प्रोडक्ट पे 28% मोस्टली नहीं के बराबर है। हम 5 या 12 वहीं तक पहुंचते हैं, उससे ज़्यादा हमारा नहीं है। फिर भी जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है कुछ, उस पर उनका GST नहीं है, वो लिस्ट अलग से है, वो आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए कि सारे आइटम पे मई 2017 से जब चालू हुआ था, तो कई आइटम जैसे फूड ग्रेन्स हैं, गुड़ है, दूध है, अंडे हैं, जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, इस पे GST नहीं लगता है। सब्जेक्ट टू वो खुले हुए फॉर्म में, लाइक एक बोरे में अगर खुला हुआ दाल का है पैकेट या कोई भी चीज़ है, उस पर GST नहीं लगता है। लेकिन उसी को अगर हम पैकेज कर देते हैं छोटे छोटे पैकेट पे बांट के, आधे kg का, 1 kg का, और ब्रांडिंग लगा देते हैं, तो उस पर GST अप्लीकेबल हो जाता है। चूँकि हम यहाँ खुले में नहीं बेच सकते, इसीलिए हमारे को मजबूरी है, उस पर GST 5% अट्रैक्ट हो जाता है। देखिए, अब आता है कि हम CGST, SGST तो समझ गए, IGST क्यों लग रहा है। तो जब भी हम जिस स्टेट में एड्रेस है हमारे GST का, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे हम लोग डिफरेंट स्टेट से हैं, कोई आसाम से हैं, कोई मणिपुर से हैं, कोई दिल्ली है, कोई उत्तराखंड है, कोई उत्तर प्रदेश है, कोई भी जिस स्टेट में जो हैं, उस स्टेट से अगर अपने ही स्टेट में वो कोई भी सामान बेचते हैं, तो उनको पे 2 टाइप की ड्यूटी लगेगी। अगर 12% का कोई आइटम है, तो 12% में 6% यानी कि 50-50 शेयर है सेंट्रल का और स्टेट का। 50% शेयर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसलिए वो 2 पार्ट में बांटा जाता है। जो भी ड्यूटी है उसको आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST के फॉर्म में, और आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को SGST के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन वही आदमी अगर मान लीजिए वो उत्तराखंड का है, वहाँ से दिल्ली बेचता है सामान, तो उसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं। वो वहाँ से एक स्टेट नहीं, इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को आप भेज रहे हैं। तो जब 2 स्टेट इन्वॉल्व हों, तो किस एक स्टेट को डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन नहीं दिया जाता है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि सारा पैसा 12%, 5%, 18% जो भी कलेक्ट करते हैं, वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट IGST के फॉर्म में वो पैसा लेती है,
ठीक है। IGST का मतलब है इंटरस्टेट GST। वो क्या करती है कि आधा पैसा अपने पास जो उनको आना था सेंट्रल के फॉर्म में वो अपने पास रख लेती है और आधा पैसा फिर वो स्टेट को रिम्बर्स कर देती है। इसी के कारण से उसमें कंबाइंड रेट का होता है, जैसे 5% गया तो वो 5% ही जाएगा, 2.5% वो बाद में स्टेट को रिम्बर्स करते हैं। ठीक है, तो 3 ड्यूटी आपको बेसिकली ध्यान रखने अपने बिल बुक पे, CGST, SGST, IGST। IGST लगेगा तो सिंगल रेट होगा, जिसमें आप लोग कोई अभी IGST बिलिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में आके बेच रहे हैं। अगर यहाँ से बेचते हैं तो CGST और SGST आधा आधा दोनों रेट लगता है। ठीक है, अब आते हैं कि ये तो ड्यूटीज़ है। ड्यूटी के अलावा हमारे को ज़रूरत क्या है, कब हम GST का रजिस्ट्रेशन लेना है, कब GST का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो गवर्नमेंट ने पहले वैट में भी सिस्टम था और GST में भी सिस्टम दिया है। यहाँ देखिए कि सेल और सप्लाई, सेल को सेल नहीं सप्लाई कहा गया है। और कुछ स्टेट में उन्होंने लिमिट किया है, हिली एरिया है लाइक असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, जो भी ये स्टेट्स हैं, यहाँ पे उन्होंने 10 लाख का लिमिट दिया है कि एक साल में, पूरे साल में आपका टोटल सेल अगर 10 लाख तक होता है तो आपको GST लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 लाख से ज़्यादा होता है तो आपको GST का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी हो जाएगा। सब्जेक्ट टू कुछ चीज़ें हैं जिसमें 10 लाख के बाद भी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आप प्योरली एग्जम्प्टेड आइटम जिस पे 0% का टैक्स लगता है वो बेचते हैं तो, या फिर आप एक जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं कुछ लिमिटेड हैं जिनका गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप चाहें तो दिल्ली RO में जो भी हैं आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी स्टेट में, इन स्टेट को छोड़ के 20 लाख तक है एक साल का टर्नओवर। ध्यान रखिएगा, टर्नओवर का मतलब आप ये ना समझें कि मैं एक स्टेट में बात कर रहा हूँ या 2 स्टेट में, तो जहाँ फेयर लगा सिर्फ वही मेरा टर्नओवर है। एक पैन नंबर पे पूरे साल पे जितना भी सेल किया है वो सारा सेल आपके माना जाएगा कि वो 20 लाख के लिमिट में है। और 20 लाख नहीं, 19 लाख से जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आप रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आई तो हुआ कि ठीक है 20 लाख के अलावा भी मेरा जो 20 लाख का है उससे पहले भी तो ज़रूरत क्यों करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन। तो जब आप किसी एक स्टेट में ही सामान बेचते हैं, लाइक आप उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में सामान बेच रहे हैं तो वहाँ तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटर स्टेट मूवमेंट, जहाँ स्टेट का बॉर्डर क्रॉस हो रहा है उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से दिल्ली, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी पड़ जाएगा। उस समय ये 20 लाख और 10 लाख का कोई लिमिट नहीं रह जाएगा। सब्जेक्ट टू कि कुछ स्पेशल गुड्स है, हैंडीक्राफ्ट है, जिसके लिए उन्होंने छोड़ रखा है। अदरवाइज आपको ये जो लिमिट है 10 लाख और 20 लाख की, ये मायने नहीं करती है अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को रजिस्ट्रेशन इतने का लिमिट नहीं है और सामान बेचना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में रजिस्ट्रेशन लेते हैं 90 दिन के लिए। आप किसी फेयर में जाएंगे तो मोस्टली जो एक जगह किसी फेयर में हर एक स्टेट में जा के अपना स्टॉल लगाते हैं तो वो CTP बोलते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। वो गवर्नमेंट के पास अप्लाई करते हैं अपने पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट के साथ, उनको 90 दिन के लिए मिलता है सिर्फ GST नंबर, और 90 दिन बाद वो GST नंबर अपने आप ख़त्म माना जाता है। उस 90 दिन में जिस स्टेट के लिए आपने लिया है उस स्टेट में कितना आपका टर्नओवर हुआ है, उस टर्नओवर का आप बताएंगे, उनको हिसाब देंगे, उसका रिटर्न भरेंगे उस स्टेट में, और रिटर्न भरने के बाद वो क्लोज हो जाएगा नंबर। तो सिर्फ 90 दिन के लिए इफेक्टिव होता है वो GST। आप चाहें तो ऐसे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा 20 लाख से ऊपर पूरे साल का टर्नओवर है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है अभी के टाइम में, तो आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक कंपोजिशन स्कीम है। कंपोजिशन स्कीम में 1.5 करोड़ तक कोई टर्नओवर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन स्कीम में जो GST रहता है इनको इंटरस्टेट सप्लाई में मना होता है, और बाकी कुछ लिमिटेड है जो यही ले सकते हैं, सबके लिए अलाउ नहीं है ये लेना। तो लिमिटेड सेंस में है, अगर लेना है तो आप मोस्टली प्रेफर करिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में या फिर रेगुलर रजिस्ट्रेशन लीजिए।
आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी जीएसटी लिया हुआ है, बिल काटते हैं अपने अपने स्टेट में, जो जहाँ रजिस्टर्ड हैं वो बिल काटते हैं। तो जीएसटी में दो टाइप के पर्सन हैं, एक तो हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस का मतलब है जिसके पास जीएसटी नंबर ऑलरेडी है, कंज्यूमर यानी जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। जिनके पास जो परचेज कर रहा है, जैसे ट्राइफेड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आपकी, और आप भी रजिस्टर्ड हैं अपने स्टेट में, जिस भी स्टेट में आप आपका दुकान है या आप वहाँ स्टॉल लगा रहे हैं, तो आप बिजनेस से टू बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको जीएसटी का इनपुट मिलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको जो ट्राइफेड का सिस्टम है उसके अनुसार से बताता हूँ। अभी आपको दिया जाता है ट्राइफेड का बिल बुक, जिस पे आप अपना बिल काटते हैं। मेजर जो कंसर्न है हम उसी पे लेके चलते हैं। तो उसमें आप जो भी जीएसटी कलेक्ट करते हैं, जीएसटी जो कलेक्ट होता है, अगर आप बिजनेस टू ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं यानी कि जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए अलग सिस्टम है। जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए अलग सिस्टम है। यहाँ पे हम प्रेशर नहीं, किसी को ये नहीं दिया है कि आप करके ही आइए रजिस्ट्रेशन। आपको सिर्फ बताया गया है कि आपने, मानिए मैं 100 रुपये का एग्जांपल लेके चलता हूँ, कोई एक सामान हम 100 रुपये में बेच रहे हैं कस्टमर को। कस्टमर आया, मैंने बताया ये मेरे प्राइस का दाम है 100 रुपया। तो ध्यान रखिए उसमें दो चीज़ें शामिल हैं। अगर वो रेट 5% का है या 12% का है या 18% का है, तो जो आपको प्राइस दिया गया है बेचने के लिए, बताया गया है, उस सामान में सबसे पहले तो जीएसटी शामिल है। तो आपने अगर इस सामान का 100 रुपया कलेक्ट किया है तो 5 रुपये तो उसमें जीएसटी का पैसा है जो आपका नहीं है, ये आपको ध्यान रखिएगा। वो पैसा ट्राइफेड को वापस जाना ही जाना है, क्योंकि आपके लेटर हेड पे या आपके बिल बुक पे ये नहीं कट रहा है बिल, ये कट रहा है ट्राइफेड को। और ट्राइफेड भी अपने पास नहीं रखेगी। जिस मंथ में ये फेयर हुआ, अभी हम फरवरी में हैं, तो मार्च में 20 मार्च से पहले ट्राइफेड को ये सारा पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराना है। ये 5 रुपया जो आपसे कलेक्ट हुआ 100 में से, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा 20 तारीख को। दूसरा, ट्राइफेड ने इसमें आपको जो कैरी बैग वगैरह दिया है, उस चीज़ के लिए इन्होंने 5% का मार्जिन रखा हुआ है जो सब पे है। तो टेक्निकली 5 रुपये इनका मार्जिन और 5 रुपये जीएसटी का। अभी मैं जीएसटी 5 रुपये ही मान रहा हूँ, 5%, तो 10 रुपया इनको वापस जाएगा। ठीक है, तो 100 में से 90 रुपया आपका है, जो आप सामान बेचा उसकी कॉस्टिंग है। 5 रुपया इनका मार्जिन कट गया और 5 रुपया गवर्नमेंट का जीएसटी चला गया। तो आपके कलेक्शन से 5% एडहॉक जो भी कलेक्शन हुआ है वही ले लेते हैं, और जीएसटी का जो भी पैसा होगा, हो सकता है आप 12% का आइटम बेच रहे हो सकता है 5% का आइटम बेच रहे हो, वो ट्राइफेड आपसे वापस कलेक्ट करती है। जब ये फेयर ख़त्म होता है, आप लोग अपना अपना बिल कलेक्ट करते हैं। मेरी जानकारी से एक और चार्ज आप लोगों को, जो उन्होंने पॉस मशीन लगा रखा है, उनसे एक और चार्ज कलेक्ट किया जाता है, और वो है कि पॉस मशीन का चार्ज जो बैंक आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। किसी ने कार्ड से पेमेंट किया है, क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से, ध्यान रखिएगा वो सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्ज है, जो गेटवे चार्ज, जो भी अमाउंट कलेक्ट हुआ है उस पर चार्ज हुआ है, और वो पैसा आपका नहीं है। ट्राइफेड आपसे लेके जिस भी पॉस मशीन का है उस कंपनी को वापस दे देती है। तो ये दो कलेक्शन आपसे किया जाता है कि ये वहाँ चला जाएगा ट्राइफेड के पास पैसा। अब आइए, आप जो बिज़नेस में रजिस्टर्ड हैं, ये तो उनके लिए था जो बिज़नेस में रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। आप अगर बिज़नेस में रजिस्टर्ड हैं, आपके पास जीएसटी नंबर है, तो ये फेयर ख़त्म होने के बाद, जैसे कल ख़त्म होता है, आपको नेक्स्ट डे जब आप पूरा अपना हिसाब इनके साथ करते हैं, तो जितने का भी सामान हुआ, मान लीजिए आपने पूरे 1 लाख का सेल किया इस फेयर में, उस 1 लाख में 5% जो जीएसटी था आपसे जो ये कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो कलेक्शन नहीं, वो आईटीसी के थ्रू, इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू आपके जीएसटी नंबर पे क्रेडिट दे देंगे। अभी जब ख़त्म होगा इनका, ट्राइफेड का अपना रिटर्न जाएगा जीएसटी का, तो 11 तारीख को ये आपका जितना भी रजिस्टर्ड सेलर हैं उसके जीएसटी पे यहाँ से क्रेडिट फाइल करेंगे, तो 5% या 6% या 12% जो भी रेट है आपके जीएसटी पे चला जाएगा। तो जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं
वो क्या करें, अपने अपने जीएसटी कंसल्टेंट से ज़रूर से चेक करा लें कि मैंने 1 लाख का सेल किया था, इस पे मैंने कलेक्ट किया है जो परचेज का इनको दिया सेल का। आप डायरेक्ट कस्टमर को तो बिल कर नहीं रहे हैं, आप ट्राइफेड को बिल करते हैं, ट्राइफेड आगे कस्टमर को बिल करती है। तो आपके लिए तो सेलर है ट्राइफेड, बायर है, आप सेलर हैं, तो ये आपसे जो भी जीएसटी ले रहे हैं उसका इनपुट क्रेडिट देंगे आपको, और उस सेल पे आपको जो जीएसटी देनी है वो सेटअप हो जाएगा। यानी कि आपके खाते में जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस कटता है ना, 26S में आता है, उसी तरह से आपका फॉर्म 2B बोलते हैं उसको, ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे ही 11 तारीख को रिटर्न डालेंगे, 13 तारीख को आपके यहाँ खाते में वो दिख जाएगा पैसा। आप जब अगला रिटर्न फाइल करें तो आपकी आउटपुट लायबिलिटी यानी कि सामान पे 1 लाख रुपए पे अगर 5 लाख रुपया देना बनता है, वो 5 लाख यहाँ ट्राइफेड के खाते से फ्लो होगा, आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा उस पर। तो वो पैसा आपसे लिया नहीं जा रहा है, क्रेडिट के रूप में दिया जा रहा है, जो कि एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसको कोई ओवरराइड नहीं कर सकता है। ठीक है, आप लोग सब लोग अपने अपने कंसल्टेंट से पहले ये कंफर्म करा लें जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं कि हम जो भी सेल कर रहे हैं उसका इनपुट क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपके लिए मेजर कंसर्न ये होना चाहिए। तो आपके हाथ से या आपके फ्लो से कहीं पैसा आ नहीं रहा है इनके पास, ये सिर्फ सिस्टम जो गवर्नमेंट ने दिया है उसको सिस्टम को लेके आगे प्रोसेस करा रहे हैं। आपको ध्यान रखना है जीएसटी का जो रजिस्टर्ड हैं अपने कंसल्टेंट से बात करें। जो रिटर्न जाती है उनकी 11 तारीख को या 13 तारीख को जाएगी, और 20 और 23 डेट है टैक्स का। उससे पहले क्रॉस चेक कर लें। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे उनको मोस्टली पता होगा कि क्या सिस्टम है, जो नहीं रजिस्टर्ड है उनको वही फ्लो करना है। जब हिसाब करेंगे तो उनका 5 रुपया जीएसटी का और 5 रुपया इनका मार्जिन, 90 रुपया ही माने वो सेल। गलती यहाँ हो रही है कि सब लोग समझ रहे हैं कि 100 रुपया का सेल हो रहा है मेरा। 100 रुपया सेल है नहीं, वो गवर्नमेंट का टैक्स है जो ट्राइफेड भी नहीं रखेगी, ये वापस गवर्नमेंट को जमा कराएगी। तो इसको क्लैरिटी ले आइए। मेरे पास कुछ 1-2 क्वेश्चन आए थे। जब इनका रिम्बर्समेंट रिलीज होता है तो ये एडजस्टमेंट करते हैं उस रिम्बर्समेंट पे। ध्यान रखिएगा वो पैसा डिडक्ट नहीं होता है। आपका रिम्बर्समेंट मान लीजिए 8 दिन का, अगर किसी का 40,000 45,000 रुपया बना तो पहले ये क्लेम एक्सेप्ट करेंगे आपका TADA या जो भी चीज़ है। 45,000 रुपये का क्लेम एक्सेप्ट हो गया। ये कैश सिस्टम में नहीं जाके क्या करते हैं कि जब 45,000 रुपये आपको देना था और आपसे जीएसटी का जो पैसा आपने ट्राइफेड के बिहाफ पे, इनके लेटर हेड पे जिनको सामान बेचा है उनसे कलेक्ट किया है, तो उनसे जो पैसा कलेक्ट किया वो वापस देना होता है इनको, आपको टैक्स का पैसा। तो उन्होंने क्या किया, उससे सेट ऑफ कर लिया उस पैसे को और फिर आपको रिमेनिंग पैसा दे दिया है। क्योंकि ये एक बड़ी क्वेरी थी जो MD सर भी उस दिन एड्रेस करना चाह रहे थे कि पैसा जो डिडक्ट हो रहा है आपका वो डिडक्शन नहीं है, एडजस्टमेंट है। या तो हम एक हाथ से आपसे पूरा पैसा लें और दूसरे हाथ से वो पैसा आपसे आपका जो TAD है 45,000 दे दें और 10,000 वापस टैक्स का कलेक्ट कर लें, या नहीं तो 35,000 ही आपको डायरेक्ट दें जो हम ऑटो एडजस्ट कर लें, कैश में कोई काम ना हो। तो ये चीज़ क्लियर रखना है अपना। दूसरा, इसके बाद GST जो रनिंग है, अगर उनको जानना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होना है तो मैंने ये बता दिया है रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे होता है। 20 लाख और 10 लाख का लिमिट है, वो चाहे तो करें। अब जितने भी आप यहाँ स्टॉल होल्डर हैं उनको पता होगा कि वो किस आइटम में डील करते हैं, उनका आइटम क्या है, उसके लिए क्या कोड गवर्नमेंट ने दिया है, क्या वो GST में टैक्सेबल है या हैंडी वर्क है, हैंडक्राफ्ट है जिसमें पावर का यूज़ नहीं होता है। तो मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट नील रेटेड हैं, यानी कि टैक्स नहीं लगता है उस पर। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पे 5% या 12% है चार्ज, जो उस रेट में है। आप अपना क्रॉस चेक करें, रेट लिस्ट ले लें RO या HO के ऑफिस से कि क्या मेरा प्रोडक्ट उसमें है। और इस प्रोडक्ट के बाद आप ये चेक करें कि जो जब हिसाब आपका हो रहा है इनके साथ, तो आप 5% जो GST का रेट है, या तो 5 हो या 12 हो, और 5% जो मार्जिन है, ये पैसा ही कटे, बाकी पैसा आपका है। आप पहले से ये मान के चले, ठीक है। इसके अलावा अगर जो क्वेश्चन आंसर हैं, आप एक बार अपना एक माइक ले लें और बोलते जाएं, हम लोग क्वेश्चन का उसका रिप्लाई देते चले जाएंगे। एक सेकेंडरी माइक आप दे दें प्लीज़।